बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या जो कि कराची में पेश आया था, शमसी कॉलोनी में कराची में, जहाँ पर एक शख्स ने अपनी बीवी और 3 बेटियों के गले काट दिए थे। ये स्टोरी जब मैंने ब्रेक की उसके बाद मैंने इसकी तमाम डिटेल्स आपके सामने रखी। जैसे जैसे ये स्टोरी डेवलप हो रही थी मैं आपके सामने सारी डिटेल्स रख रही थी, लेकिन अब मैंने देखा कि बहुत से लोग जो हैं इस स्टोरी के अंदर बहुत सी डिफरेंट चीज़ें लेकर आ रहे हैं, जिसके ऊपर पर मैंने ज़ाहिर सी बात है तहकीक की। मेरी कोशिश होती है कि अपने चैनल से मैं आप तक जो भी बात पहुँचाऊँ वो मुस्तनद हो, ऐसी बातें ना हो जो आप कभी किसी को बताएं तो आपको भी शर्मिंदगी हो कि हमने किससे सुनकर। और फिर एक जर्नलिस्ट जो होता है वो अपने सोर्सेज से बात को कंफर्म करता है, और जब बात कंफर्म होती है तो फिर आप तक पहुंचाता है। मेरी नज़रों से खबरें गुजरी कि जिस वक्त इस शख्स ने अपनी बीवी और बेटी के गले पर छुरी फेरी, उस वक्त उसने इसकी वीडियो बनाकर लोगों को दिखाई और लोगों को सेंड की, और ये बेसिकली इसका कनेक्शन जो है फिर डार्क वेब से जोड़ना शुरू कर दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इसके इन्वेस्टर्स थे, इसने अपनी बीवी और बच्चों को मर्डर करने के बाद अपने इन्वेस्टर्स को वो वीडियो दिखाई, भेजी, बल्कि इनफैक्ट वीडियो कॉल की और उनको भेजी वो वीडियो कि देखो मैंने इन सबको मार दिया और अब मैं खुद को भी कत्ल करने जा रहा हूँ। ये उस वक्त उस शख्स के ऊपर एक जनून तारी था, ये वहशी बना हुआ था, और इसी वहशीपन में इसने अपने गले पर भी छुरी फेरी, और अभी तक डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 1-1.5 माह तक बोलने के काबिल नहीं है। अभी तक इसने जितना भी बयान दिया है उसने टाइप करके मोबाइल के ऊपर पुलिस को बयान दिया है। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें और भी जो थी क्लियर नहीं थी, जिनमें से एक बात ये थी कि क्यों नहीं लड़की के ख़ानदान वाले जो है इस शख्स के ऊपर केस कर रहे, इसके घर वालों पर केस कर रहे, क्यों इसका साला जो है अपने भाई और अपनी बहन के लिए अपनी बहन और बहनोई के लिए अच्छी बातें, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों ने थोड़ा सा चीज़ों को मशकूक कर दिया था, यहाँ तक कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि गालिबन उसे अपनी बीवी पर कोई शक था और अपनी बीवी के किरदार पर शक होने की वजह से ये तमाम बातें हुई। लेकिन मैंने अब इन तमाम चीज़ों को कंफर्म की है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना कोई डार्क वेब की बात है, ना कोई बीवी पे किरदार पे शक की बात है। ये तमाम तर मामला दरअसल क्या है, स्टोरी को शुरू से लेकर आखिर तक जो अभी कवर कर रहे हैं कराची के अंदर बड़े ही टॉप के जर्नलिस्ट है, एक्सप्रेस न्यूज़ उनका ताल्लुक़ है, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, और मैंने उनके साथ एक ऑडियो कॉल की और मैंने वो तमाम उनकी इजाज़त से रिकॉर्ड भी किया, और मैंने कहा कि मैं आपको वो तमाम चीज़ें जो है सुना देती हूँ, क्योंकि वो इस केस को बड़ा डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं। और हमारी जो गुफ्तगू है, इस गुफ्तगू को आप ज़रा सुनिएगा और वहाँ से आप बेहतर तौर पे जज कर सकते हैं कि स्टोरी क्या है। ये शुरू से लेकर आखिर तक की कंप्लीट स्टोरी है और इसके अंदर हर बात को क्लियर किया है। तो इसको जब आप सुन लेंगे तो आपको तमाम चीज़ क्लियर हो जाएगी। वो मुख्तलिफ स्टोरी जो लोग सुना रहे हैं, क्यों नहीं माँ बाप इसमें इन्वॉल्व हो रहे, आखिरी गुफ्तगू क्या हुई, इसने वीडियो कॉल पर क्या कहा, वीडियो कॉल किसको की, वालदा के साथ ताल्लुकात की वजूहात क्या थी, ये तमाम तर चीज़ें क्या थी, पूरी एक डिटेल गुफ्तगू है, मुख्तसर सी। इसको आप सुनिए और इस केस को आपको बेहतर समझने में मदद मिलेगी। मुझे महरीन सब्तैन को फिर इजाज़त दीजिएगा। आपकी इजाज़त से मैं रिकॉर्ड कर लूँ इसको, ताकि मेरे पास चीज़ें कोई मैं मिस ना कर दूँ। जी थैंक यू। हाँ जी, बुनियादी तौर पे ये केस जो है ना वो माशरती हालात, मुआशी हालात का ही वो है, बाकी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेट हुआ है वो एक कंपनी में मुलाजमत करता था, अच्छा कमाता था, लेकिन जब नौकरी चली गई तो उस वक्त भी कोई उसके 4-6 महीने के ड्यूज जो थे वो नहीं मिले उसको। सेकेंडली ये कि फिर उसके जो भी जारी के कानून का खजाना भी एक दिन खत्म हो जाता है, जो भी उसकी सेविंग थी वो सब चली गई। और उसके बाद फिर उसने किसी इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वही मसाले गई जो वो जॉब करता था, तो उसमें भी पैसा डूब गया। अब जो इन्वेस्टर्स थे वो जारी के अपने पैसे को मांगेंगे, एक टाइम आएगा कि वो भी फायदा हो जाएंगे। 6-8 महीने साल भर आदमी सस्टेन करता है, उसके अलावा तो नहीं कर सकता ना। और जाहिर है वो भी परेशान ही होगा, उसको भी पैसे चाहिए होंगे जिससे भी पैसे लगाए थे। तो इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा डिजार्ट हो गया था, उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा था, कोई ऐसी चीज बची नहीं थी उसके बाद कि वो कुछ किसी भी तरीके से अपने ये फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल पाता। क्योंकि घर भी जारी कि वो फैमिली का मुश्तरका घर है, मतलब उसका अपना घर भी नहीं था कि उसको बेच बाज के कुछ ना कुछ कर लेता। तो एसेट्स भी उसके पास कोई ऐसे नहीं थे। इस वजह से उसने जब वो तंग आके वो जारी के उसके बाद जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो घर में झगड़े शुरू होते हैं। घर में जब वालिदैन लड़ते हैं तो बच्चे पैसे पढ़ते, बच्चे भी देख रहे होते हैं। उसकी सबसे बड़ी बेटी कोई गालिबन 13-14 साल की, उसके बाद 2 छोटी और है। तो जाहिर है कि वो बच्ची भी बहुत ज्यादा वो हसास हो गई थी ये सारी सूरत देखते हुए। और उस दिन भी जब झगड़ा हुआ तो वो उसकी बड़ी वाली बेटी जाग रही थी, दोनों में झगड़ा हुआ। उसके बाद उसने बोला भी उसने कि यार आप लोग नहीं क्या करें इस तरह से, हम लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं। बाकी 2 बेटे सो रही थी उसकी, तो किसी काम से उसकी वाइफ के रूम से बाहर निकली, उसने फौरन ही अपनी बड़ी बेटी का गला काटा पहले, फिर दोनों बेटियों को जो सो रही थी उनके गले काटे। वाइफ रूम में आई तो उसको भी जो है वो गला काट के मार दिया। फिर उसने अपने आप को ही मारा, ऐसा नहीं है कि उसने अपने आप को कोई कम मारा हो, उसने बिल्कुल जान लेने के लिए अपने आप को मारा। लेकिन बस वो ऊपर वाले ने जिसकी लिखी है वो उसी वक्त तानी, तो इस वक्त उसकी मौत नहीं लिखी हुई थी।
लेकिन अभी भी डॉक्टर्स कहते हैं कि 1-1.5 महीने तक अभी बात नहीं कर सकेगा। और उसने स्टेटमेंट जो दिया है वो मोबाइल फोन पर टाइप करके दिया है। ऐसा नहीं था कि वो एक यूजुअली जो कहते हैं कि बोल के आदमी अपना बयान रिकॉर्ड कराते, वो अलग सिलसिला नहीं था। उसने स्टेटमेंट अपना मोबाइल पर टाइपिंग करके दिया पुलिस को। तो वो वाकई कि वो खुद भी जो है ना, एज पर मेडिकल ओपिनियन, कि वो अभी क्रिटिकल है। अच्छा राइट भाई, बहुत ज्यादा दो सवाल। एक तो ये कि वो जो कह रहे हैं कि बीवी और वालदा के दरमियान कोई डिस्प्यूट्स थे, घर अलग करने की बातें, कोई इस तरह की चीजें भी थी, ये सारी बस बनाई हुई कहानी है? देखिए ये तो आप मिडिल क्लास लोगों में देखेंगे ना, तो कोई 70% 80% ये कहानी हर घर में होती है। शादी के बाद चलो आने वाली हो यही कहती है कि यार चलो वालदा से अलग हो जाओ। हाँ। यहाँ तो मकसद आ रही है ना मिडिल क्लास का, तो वो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। वो सारी फैमिली एक साथ रहती थी, नीचे मतलब पेरेंट्स थे और दूसरा भाई था, उसकी फैमिली थी, और इसका ऊपर वाला पोर्शन था। मतलब ऐसा भी नहीं था कि कोई किचन अलग अलग हो, सारी फैमिली एक साथ होती थी। और एक भाई इसका बाहर है, एक भाई कराची में ही दूसरी जगह रहता है। तो बाकी भी चूंकि अब देखिए, मैंने वही कहा ना स्टाफ में कि मौसमी हालात जो है ना वो इसका सबब बने। कैसे कि उसके दीगर बहन भाई जो है ना वो अच्छा खाते कमाते, वो अच्छे लेविश स्टाइल जो है वो जी रहे थे, ये भी जी रहा था। लेकिन फिर जब इसके पैसे आए तो ऐसे ऐसे डाउन होता चला गया। अभी वो डाउन होना शुरू हुआ ना, तो जाहिर है कि एक औरत को अगर आदत पड़ चुकी हो कि उसके हाथ में अगर 1.5 लाख का मोबाइल है और उसके बाद फिर 25 लाख वाला मोबाइल आ जाए, तो डेफिनेटली वो एक तरह से उसकी ईगो हर्ट हो रही होती है, दूसरे उसके पैसे जाना शुरू हो जाता है। वो फिर जाहिर है कि अपने शौहर से उसी किस्म की डिमांड करती है कि यार वही मेंटेन रखो जो लाइफ स्टाइल था। कंप्रोमाइज करना चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन बस क्या कर सकते हैं। अच्छा तो फिर हाँ, अच्छा एक और चीज कि ये मुख्तलिफ स्टोरीज आ रही है कि पता नहीं फोन किया भाई ने, दूसरे भाई की बीवी फिर ऊपर गई, इन लोगों को नीचे आवाजें क्यों नहीं आई, क्योंकि गला जब करता है चीख, कोई पुकार, कोई मजामत, और फिर ये भी कह रहे हैं वाइफ के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। ये क्या इसमें स्टोरी? देखिए, सबसे पहली जो उसने जिस बच्ची का मर्डर किया वो थी 13-14 साल की। तो 13-14 साल की बच्ची एक 40 साल के आदमी के आगे रजिश कैसे करेगी, जब वो उसके मुंह पे हाथ रख देगा, गला दबा देगा। मुंह पे हाथ रख के उसने उसको चीखने का मौका नहीं दिया। ठीक है, बाकी 2 बच्चे सो रही थी, यहाँ तक तो हो गई कहानी बिल्कुल खत्म। मतलब वो उनके अंदर रजिश करने की मतलब उसको थी ही नहीं पावर। जब बेगम अंदर आई तो बेगम ने जरूर रजिश किया। तो टॉर्चर कोई ऐसा नहीं था कि पहले उसको मारा पीटा, तो जाहिर है कि डेफिनेटली नीचे आवाज जाती, वो कोई साउंड प्रूफ रूम तो था नहीं। उसने उसको भी जो है ना मुंह पे हाथ रखे और उसने उसका गला काटा। ऐसा नहीं था कि वो चीखे नहीं, या थोड़ा बहुत जो भी रजिश कर पाती है औरत वही वो कर सकी थी, इससे ज्यादा वो कर नहीं सकी थी, क्योंकि ये जुनून में था ना उसको। जाहिर है कि इतना बड़ा फैसला करना कि कोई आदमी अपने ही बच्चों के, वो बेटी की, यार मतलब बेटी के बारे में तो क्या क्या हदीसों के आदमी जो है वो सुन के वो औलाद अपने हाथ से बड़ी मुश्किल काम है। तो आप सोचे नहीं कि वो किस जुनून में था। उसने बेगम को मार दे, बच्चों को मार दो, उसके बाद फिर अपनी भी जान ले रहा है, ऐसा नहीं था। उसने फिर एक वीडियो कॉल की व्हाट्सएप पे, अपने इन्वेस्टर्स को दिखाया उसने कि देखो मैंने सबको मार दिया और अब मैं अपने आप को मार दूँ। अच्छा, ये इस वीडियो कॉल को लेकर लोगों ने इसको बना लिया जी डार्क वेब। आजकल डार्क वेब का वो बड़ा एक खाम हवा बना लिया है लोगों ने, कहते जी वीडियो कॉल की और ये डार्क वेब था। ये क्या स्टोरी है? देखिए, कराची में इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात को इसी तरह से जोड़ने की कोशिश की गई। आपको याद होगा 2016-2017 में कराची में एक वो था कि वो खवातीन के बस से जो है ना वो कंजे मार के निकल जाया करते थे। उस वाक़यात को भी लोगों ने जो है वो उसी तरफ से जोड़ दिए थे कि वो एक गेम होता था, वो फिश गेम कहलाता था, ब्लू फिश। उसके जो लोगों ने जोड़ दिया कि ये ब्लू फिश वाले लोग हैं। पूरे शहर में वाक़या होता है ब्लू वेल। तो लेकिन उसकी तो इन्वेस्टिगेशन करी तो कुछ भी नहीं निकला। खैर भारत वो अभी तक केस सॉल्व नहीं हुआ, कोई पकड़ा नहीं गया उसमें, लेकिन कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले कि जो वो ब्लू वेल की तरफ जाता हो। तो ये लोग बिला वजह की रूमर्स क्रिएट कर देते हैं। स्पेशली देखिए, यूट्यूबर्स और दीगर सोशल मीडिया के लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा, चूंकि इन्वेस्टिगेट करते नहीं है, वो जर्नलिस्ट होते नहीं है, रिपोर्टर होते नहीं है प्रॉपर। अगर प्रॉपर रिपोर्टर होगा ना तो वो कंसर्न पुलिस ऑफिसर से बात करेगा, कंसर्न इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करेगा, या एटलीस्ट किसी डीआईजी लेवल के, एसएसपी लेवल के जिसको वो कोर्ट कर सके उससे बात करेगा। अब इन बेचारों की इतनी ज्यादा अप्रोच होती नहीं है, वो बस जहां से जो सुना या फैमिली के पास गया। अब फैमिली तो ज्यादा भाई शॉक में होती है, तो वो तो उसके मुंह से निकल भी गया होगा। हो सकता है कि हाँ जी मेरी बहू से ताल्लुक अच्छे नहीं थे, कि यार कौन सा ऐसा घर है जहाँ सास और बहू जो वो बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहते हो, वो आटे में नमक के बराबर ऐसे घर होंगे। तो अगर उसके मुंह से निकल गया तो उसने बस वही बात फ्लैश कर दी। ये सिचुएशन होती है। अच्छा एक चीज और, ये जो लड़की है इसके जो घर वाले हैं वो क्यों नहीं कोई रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, रेजिस्टेंस क्यों है उनकी तरफ से? और दूसरा उसका साला जो है
वो अपने इसके बारे में, बहनोई के बारे में क्यों इतनी अच्छी बातें कर रहा है? देखिए वो इसी वजह से कर रहे हैं ना, मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल गुजर रहा है लोगों का। ऐसा नहीं था कि ये शुरू से ऐसा था, ये सिर्फ जब क्राइसिस में आया अभी पिछले 6-8 महीने साल भर में, तब से इसकी ये सिचुएशन हुई है। उसने बहुत अच्छा रखा हुआ था और उनकी चूंकि जाहिर है कि वो ये कहते हैं कि यार अब हमारी बहन चली गई, हमारी भांजी चली गई, अब हम इस पे केस करके क्या करेंगे। उसकी अपनी हालत ऐसी नहीं है कि वो साला उसको कहीं कोर्ट में ले आके खड़ा कर सके। इस वजह से वो हेजिटेशन थी उनको कि हम केस वेस नहीं करा रहे। और यूजुअली यहाँ पर होता ही है कि जिसके आते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि यार बस अब अल्लाह की रज़ा, अब आगे सीधी सी बात है कि आगे आप भी अपनी फैमिली के दीगर लोगों को देखेगा, ये जाने वाले का केस लड़ेगा। या केस लड़ना भी तो आसान नहीं है ना। तो नहीं, देखिए ना, जैसे नूर मुकद्दम का केस है, या हम देखते हैं वो और जो केसेस हैं उसके अंदर। देखिए नूर मुकद्दम हाई प्रोफाइल केस था, वो सारे लैविश फैमिलीज थी, वो इलीट क्लास थी, ये मिडिल क्लास है। क्लास का बहुत बड़ा फर्क होता है। बहुत से लोग करते हैं मिडिल क्लास में, ये नहीं कह रहे कि 100% लोग पीछे हट जाते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो कॉम्प्रोमाइज पे ही आते हैं। शल्टे वाला मर्डर आपको याद होगा, वो दोनों फैमिली जो है ना वो लैविश थी और दोनों ही जो है वो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज थी, लेकिन एंड ऑफ द डे उन्होंने भी कम्प्रोमाइज किया। ये और बात है कि उनके कम्प्रोमाइज का लेवल अरबों रुपए में था। ठीक है, मिडिल क्लास या कोई और आम केस होगा वो शायद 2, 4, 10, 15, 20 लाख रुपए में निपट जाता होगा, लेकिन उनका फिर कम्प्रोमाइज का लेवल भी और था। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें भी जो है ना ध्यान में रखनी होती है कि अगर कोई केस चल रहा है, कोई ऐसा वाक़या हो गया है, तो बैकग्राउंड क्या है और माजी में क्या होता रहा है।